बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत के सख्त इक़दाम, पंजाब में जो है वो रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि स्टेट की रिट को जो है चैलेंज नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की इमदाद 4.2 बिलियन का जो पैकेज है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम में मौलाना फजल रहमान साहब ने बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का इंदिया दिया, जो खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान की हुकूमत में शामिल नहीं हो रही पीडीएम। और फिर DGISI की तकर्रुरी, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, मगर साथ साथ एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने इंटरव्यूज़ किए हैं, फ़ाइनल कंसल्टेशन की है। आखिर इस प्रेस रिलीज़ की ज़रूरत क्या थी? तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तीन इंतहाई मोतबर और सीनियर सहाफ़ी, मोहतरम जनाब मज़हर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब और आमिर ज़िया साहब। मज़हर अब्बास साहब, पहले तो ये कि हम ये किस कन्फ्यूजन के अंदर हैं? एक दिन हम कहते हैं कि जी मामला ठीक हो गए, हमने उन्हें बैन नहीं किया, हमने सिर्फ कलअदम किया है, उनके लोग छोड़ रहे हैं। 2 दिन बाद फिर बदली हुई होती है, कहते हैं जी ये अस्करियत पसंद ग्रुप है, इसको आनी हाथों से निपटेंगे। फिर कल अगर चीज़ें हाथ से निकले फिर हम मुज़ाकरात कर रहे होंगे। ये तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि ये जो एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, इससे ना निकल पाने की वजह क्या है? देखिए, इससे ना निकलने की वजह भी तारिक जो है वो कंफ्यूजन ही है। ठीक। पहला कंफ्यूजन खुद गवर्नमेंट के अंदर पाया जाता है। आप शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस टोन देख लें, आप फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टोन देख लें, और ये सिर्फ पहली बार नहीं है। ये कोई मौजूदा हुकूमत के दौर में ये तीसरा धरना है। और जब आप किसी को कलअदम करार देते हैं, तो अभी आप देखें तो शेख रशीद साहब कलअदम के बारे में कुछ और कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं, फिर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक मुआहदा कर लेते हैं, इसलिए कि आपको जल्दी जो है वो फैजाबाद खाली कराना होता है या रास्ते हटवाने होते हैं, तो आप फौरन मुआहदा कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कल वो फिर यही करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। अब उनके हाथ में एक तहरीरी मुआहदा है जो आपने किया था उनसे, और उस मुआहदे की अब वो चाहते हैं, अब वो किस वक्त कौन सी चीजें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है कि उसकी एक इलेक्टोरल सपोर्ट भी है, मास फॉलोइंग भी नजर आती है। तो अब आप ऐसी तंजीम के बारे में, एक तरफ आप ग्रुप कहते हैं, दूसरी तरफ अस्करियत पसंद तंजीम कहते हैं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट खुद कंफ्यूजन का शिकार है और इसी वजह से मामला बिगड़े हैं, वरना शायद मामला बिगड़ते नहीं। दूसरा ये कि जो पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ हो गई है पिछले 3, 4, 5 दहाइयों से, तो वो उसका एक तसलसल है कि जहां आपको रियासत कंफ्यूज नजर आती है, जहां मुख्तलिफ हुकूमतें कंफ्यूज नजर आती हैं, और रियासत का बयानिया कंफ्यूज नजर आता है, और उसकी बिना पे जब इस तरह की पॉलिटिक्स होती है तो फिर उसकी हैंडलिंग जो है वो आपसे हो नहीं पाती। हमने PNA की तहरीक में भी देखा कि आपने उस वक्त PNA की तहरीक में निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, लेकिन मार्शल्लाह लगा तो उसे वेलकम कर लिया और वो नारा फिर भूल गए आप। इसी तरह उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक ने जो है वो 5 ऐसे सवालात किए, जी आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, वो चाहते हैं, और फिर उसके अगर ये चाहते हैं तो फिर मैं 5 साल के लिए। तो ये जो इस्तेमाल है मजहब के नाम का सियासत में, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 50-60 साल से ये चीज चलती आ रही है। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो खुद रियासत की हुकूमत की कमजोरियों की बिना पे सामने आई है, और ये जो चीज है, ये सिचुएशन इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर ये उसको कंट्रोल करने के लिए बातचीत करते हैं, बातचीत में आप तहरीरी मुआहदे करते हैं, तहरीरी मुआहदे पर आप नहीं पूरे कर सकते। अब यही चीज जब वो ये डिमांड कर रहे हैं, वो उन्होंने जब ये एग्री कर लिया था कि जी फ्रांस की सफीर का मामला जो है वो हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, ये गवर्नमेंट ने उनको अश्योरेंस दी थी, ठीक बात। तो आप ले आते पार्लियामेंट में कंसेंसस बना लेते आप उसमें। तो अब सिचुएशन इनके हाथ से जब बाहर निकल रही है, कल मुझे, आपको, आमिर को, अवैस को नहीं पता कि आज जो फवाद चौधरी साहब की टोन है वो कल बिल्कुल माइल्ड नजर आएगी, हो सकता है जी बिल्कुल ऐसे। और हो सकता है कि कल जो है वो एक मरतबा फिर गवर्नमेंट सरेंडर कर दे उसमें। तो हम क्योंकि क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर कि हमने इस मुल्क में कौन सी सियासत करनी है, हमने चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरीके से डील करना है,
इस वजह से ये सिचुएशन हमें बारहा नजर आती है और पिछले चंद सालों में तो बहुत ज्यादा नजर आई है। कभी फैजाबाद बंद हो जाता है, कभी मुख्तलिफ इलाके बंद हो जाते हैं और हम प्रियम्प्ट भी नहीं करते, ये जानते हुए भी कि ये जी अब इसके रिएक्शन में बाकी शहर भी बंद हो सकते हैं। ठीक बात है? ठीक तो बात। इसलिए मेरा ख्याल है रियासत को, गवर्नमेंट को अपना कंफ्यूजन पहले दूर करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आप चाहे इनको जो भी समझें, लेकिन अपने अंदर जब क्लैरिटी लाएंगे तब ही हुकूमत कोई फैसले कर पाएगी, वरना यही सब कुछ होता रहा है और यही सब कुछ होता रहेगा। आमिर जैसा साहब, ये इस वजह से नहीं होता कि हमें छोटा मफाद अजीज़ होता है, कभी हम इस्तेमाल करते हैं, कभी हम ये देखते हैं कि इससे कहीं हमारी सियासी मफादात को ज़ख्म ना पहुँच जाए, कोई सियासी नुकसान ना हो, इन मफादात को सामने रखते हैं, कभी हमने इस्तेमाल करना होता है किसी और के ख़िलाफ़, तो फिर कन्फ्यूजन की फ़ज़ा रहती है। ये जो मजहर अब्बास साहब ने पढ़ा, मैं समझता हूँ कि जामे और भरपूर तज्जिया किया है कि दुख इसी बात का है कि कंफ्यूजन है हमारी सफ़ों के दरमियान, और उसमें सबसे ज्यादा जो शिकायत होनी चाहिए, ये जो कंफ्यूजन है वो इस वजह से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है कि रियासत जो है वो एक ब्रिटल स्टेट है हमारी, और वो बाज़ औक़ात जो है पीसमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही होती है। जैसे आपने खुद अपने सवाल में फरमाया कि जनाब छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए जो है हम एक बहुत बड़ी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और उसमें बाज़ औक़ात यही जमातें जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थी तो उनका रवैया कुछ और होता है, हुकूमत में आके कुछ और रवैया होता है, और जो जमातें आज हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा हैं आज वो उसी किस्म की सियासत कर रही है कि जिसकी माजी में वो शिकायत किया करती थी आज की मौजूदा हुक्मरान जमात से। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि हम लोग जो है हमारी जो हुकूमत है और रियासती इदारे हैं वो लग ये रहा है कि जी रद्द अमल की सियासत भी कर रहे हैं और रद्द अमल का अमल भी कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टिव है ना कि एक एक्टिव। इनके पास एंटिसिपेट करें कि ये प्रॉब्लम अब हमारे सामने आने वाली है और इसको जो है हमें टैकल करना है, और यकीनन टैकल हो सकती है। इससे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स का, अस्करियत पसंद ग्रोहों का पाकिस्तान ने खात्मा किया है, फाटा में किया है, सवात में किया है, और मतलब है उस वक्त तो अलकायदा भी एक्टिव थी, तो उसके मुकाबले में जाहिर है कि वो कंपैरिजन यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा कि टीएलपी जो है उस तरह की जमात, उस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस तरह के वो लोग हुआ करते थे। तो पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए एक चीज मेरे ख्याल में जरा सा निस्बतन आसान होगी इनको टैकल करना कि जनाब आप अगर एंटिसिपेट करते हैं तो आप क्यों इंतजार करते हैं कि ये अनाउंस करके धरना देने निकले? पहले से इनके जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया जाता? पहले से जो मतलब है आप इनके जो कारकुन हैं उनको हमेशा से ये होता है कि जनाब आप पकड़ लेते हैं और आप अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि जी कलअदम है या नहीं है। हर बार नोटिफिकेशन इशू करने में देर करते हैं, मतलब है ये पहला नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसके बारे में हम कहें जी कलअदम है या नहीं है। इससे पहले भी अभी जो एक सियासी बुरान था उसमें भी यही डिले था, ट्रेजेडी ऑफ डिले की, जिसकी वजह से चीजें वाज़ेह नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो है एक मलगूबा बन गया है हमारी उसके अंदर, और वो लैक ऑफ क्लैरिटी भी है और पॉलिटिकल विल की भी कमी है कि जिसकी वजह से हम आज ये सूरत हाल देख रहे हैं। जी अवैस साहब, कन्फ्यूजन जिस तरह मदर साहब ने कहा हमारी अपनी सफ़ों में एग्जैक्ट यही पोजीशन है। मेरे सामने एक फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी कि अगर फवाद चौधरी साहब मान जाएं, फवाद साहब भी वहीं थे, तो हम एक दिन में सारी टीएलपी को पीटीआई में शामिल कर दें। फवाद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट था, वो कहते नहीं जी हम रेफरेंस पे जा रहे हैं। तो 5 मिनिस्टर्स बैठ के जो है ना साइन कर रहे होते हैं, जो रिटर्न एग्रीमेंट है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी फैज़ाबाद पे तय हो रही होती है। फिर हम जो बैकडोर ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें कहते हैं जी इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो फैसला ही हम नहीं कर पाए कि हमने करना क्या है। नहीं, देखिए बड़े अफसोस की बात है कि इंतहा पसंद जत्थों के साथ जब आप मुआहिदा करते हैं, जब उनके साथ आप मुज़ाकरात में बैठते हैं तो वो और रियासत को कमज़ोर करती है, रियासत को मजबूत नहीं करती। और ये बात समझने से कासिर है हमारे जो कायदीन हैं, जो पार्लियामान के अंदर जो बैठते हैं, जो जिनको इक़्तिदार अपना ज़्यादा अजीज होता है, ना कि सब जो पॉलिसीज हैं उसको उस पर अमल दरामद करें। देखिए माजी के जितने भी तजर्बे हैं हमारे, वो कौन से ऐसे पसंद जत्थे हैं जिनके साथ आपके कामयाब हो गए। तहरीक रिफाज शरीयत मोहम्मदी जो सूफी मोहम्मद जो थे उन्होंने 90s में लॉन्च की थी, उसके बाद फिर एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब थी हुकूमत, सवात के अंदर एक निज़ाम अदल के ऊपर सिग्नेचर भी किए, और उसके बाद फिर आपने देखा कि सूफी मोहम्मद जो है जब उन्होंने तकरीर की तो कहा ये पार्लियामेंट के भी जो है वो हराम है, ये जुडिशरी को भी नहीं मानते, इस पॉलिटिकल सिस्टम को भी नहीं मानते,
देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि जो टीपीपी है या ये टीएलपी जैसी जमातें हैं, ये कानून और आईन के दायरे के अंदर मुतालबात मनवा रही हैं या फिर वो इस रियासत को इंक्रोच कर रही हैं। ठीक। इनको ये तो बहुत बुरा लगता है कि सिंधी जो नेशनलिस्ट है या पश्तून नेशनलिस्ट है या बलोच नेशनलिस्ट है, उनके साथ मुआहिदा नहीं होना चाहिए। अरे वो एंटी स्टेट हो गए, अरे भाई ये हो गए। अरे भाई, उनके साथ बात हो सकती है आपकी, लेकिन इनके साथ बात नहीं हो सकती। देखिए, टीटीपी के साथ बात नहीं। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि टीटीपी के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो प्रीमेच्योर था और बहुत ही कबल वक्त आज इससे काफी डैमेज भी हुई है उस प्रोसेस के अंदर जो भी राब्ते थे। लेकिन उनके साथ क्या राब्ते होंगे? अफगान तालिबान का है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन पे शरीयत नाफिज करेंगे और अपनी मर्जी का इस्लाम नाफिज करेंगे, और टीडीपी के लोगों से बात करें। हमने क्या हाफिज आपकी बात नहीं हुई है या आमिर की बात नहीं हुई है या मजहर की बात नहीं हुई होगी? अरे भाई, हमने इनको 90s से हम तो देख रहे हैं, 80s से देख रहे हैं और इनके साथ हमने वक्त गुजारा है। ये कहते हैं जी हम शरीयत नाफिज करेंगे। अरे भाई, आप शरीयत नाफिज करेंगे, वो व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेजेस भेजते हैं, वो यहाँ पर कार्रवाइयां कर रहे हैं हमारे, कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही शरीयत है। और जी हाँ, बिल्कुल हाफिज। देखिए, जमात इस्लामी JUI जिससे भी इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके साथ बैठ के बात हो सकती है, एक सियासी बात हो सकती है, एक मजहबी बात हो सकती है, रीजनिंग लॉजिक हो सकती है। इनका रीजनिंग लॉजिक क्या करेंगे? इससे पहले आप देखिए कि पंजाब के अंदर इन्होंने किया था। हमारे जवान जो यूनिफॉर्म के अंदर थे उनको लहूलुहान किया, वो उन्होंने हथियार नहीं उठाए। आज ये कह रहे हैं, कल ये शेख वजीर साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मुआहिदा हो गया है। अरे भाई, ये कौन सी अक्ल और दानिश की बात है? मुझे बताइए आप कि फ्रांसीसी सिफारतखाना बंद कर दे और फ्रांसीसी सफीर को निकाल दे। अरे भाई, आप जो है वो कुएं के मेंढक की तरह दुनिया के साथ चलना चाहते हैं या कुएं के मुंडेर पे तो कम से कम आ जाए? इनको ये इतनी गजब कैसे है कि ये मुआहिदे के अंदर ये शक मौजूद हो? मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है कि कोई मुआहिदा नहीं होना चाहिए। ये कानून और आईन की रिट को माने, रियासत की रिट को माने, और जब दूसरे जो कौम परस्त हैं उन पे आप इतनी कजगन लगाते हैं तो इंतहा पसंदों के लिए कौन सा आपकी दिल की धड़कन धड़क रही है? सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हमने नहीं देखा। ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? ठीक बात। चले, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया साहब, अवैस तौहीद साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे मेहमान हैं। आमिर ज़िया साहब, एक और मामला, कल DGISI की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर। प्रेस रिलीज़ की ज़रूरत थी जिसमें एक आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की से समरी आई, प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इंटरव्यूज़ किए और आज फाइनल कंसल्टेशन हुई, तो इसका मतलब है कि जो पहले हुआ था वो विदाउट फाइनल कंसल्टेशन 6 अक्टूबर को अनाउंस हो गया था। इस प्रेस रिलीज़ की कोई ज़रूरत थी? और ये क्या मतलब इरिटेट नहीं होगा मतलब अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? हाफिज साहब, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें जो थी गैर ज़रूरी थी। जब इस नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, अगर आप पहले भी कहें कि जो डिले था ये बहुत गैर ज़रूरी था, इस पे इतना ज़्यादा जो स्पेकुलेशन हुई, क्या साराइयाँ हुई, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी थी। और अगर गैर ज़रूरी की बात करें तो दुनिया में कभी भी जो आपके स्पाई एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उसको इतना कहते हैं ना मीडिया की लाइमलाइट नहीं मिलती, उसकी लीडरशिप को भी नहीं मिलती, बहुत ही अंडर द रेडार रखा जाता है क्योंकि इनका काम यही है। और जो इवन DGISI या आपकी किसी भी और स्पाई विंग का जो सरबराह होगा, ठीक है, वो पब्लिक फेस तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मैं समझता हूँ कि अंडर द रेडार ही रहना चाहिए। दुनिया भर में यही होता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि हमने हर तकरीरी के ऊपर इस तरह हंगामा, स्पेकुलेशन, पहले ये हो रहा था कि कौन कब रिटायर होगा, कौन कब किसका तबादला होगा और कब कौन कहाँ जाएगा और कौन आएगा। हालांकि ये कहते हैं नॉर्मल चीजें होती हैं फौज की जिंदगी के अंदर और होनी चाहिए इसी तरह। उस पर स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, उस पर ये जो कुछ बहस मुबाहिसा हुआ, मेरे ख्याल में इससे जो है नुकसान ज्यादा हुआ है। हुकूमत को क्या मिला आमिर साहब? हुकूमत को क्या मिला इतनी सारी चीजें करने के जी कि ये है, हम पपेट नहीं है, सब कुछ है, हासिल क्या हुआ है? अब ये तो मेरे ख्याल में इसका जवाब इमरान खान साहब देंगे। हम जैसे जब बाहर से बैठ के कराची से लोग देखते हैं तो हमें लगता है कुछ इनको हासिल नहीं हुआ। इस चीज का नुकसान ज्यादा हुआ इस तनाज़े को खड़ा करने का। अगर फर्ज करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था भी, और हो सकता है, होना चाहिए, किसी भी मतलब है जमहूरी माशरे में
मुमकिन है। तो इसको कहते हैं हल करने के तरीके होते हैं। हर चीज जो होती है वो कहते हैं ना कि खबरें लीक नहीं की जाती हैं। आप एक मैच्योर तरीके से बात करके सेटल हो सकती थी। और जबकि हमें पता है कि कई महीने से ये चीज हो रही थी, जुलाई से इस अमल का आगाज हो गया था, कंसल्टेशन का आगाज हो गया था। तो आपने एक मामूल की चीज को इतना बड़ा मसला क्यों बनाया? एक बात में आखिरी मेरे ख्याल में कि जो भी मतलब 3 स्टार जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उन सब में 19-20 का बल्कि 19.5-20 का फर्क होता है। कोई भी आ जाए उस ओहदे के ऊपर, ये नहीं होता कि मतलब है कि एकदम उसकी जो है गिर पड़ेगी, परफॉर्मेंस गिर पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। तो कोई किसी भी आप कोर में जा रहे हो, आईएसआई में जा रहे हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर आईएसआई जैसा जो इदारा है, ये जो बहुत बड़ा इदारा है, मतलब है इन टर्म्स ऑफ नंबर के, जहाँ पे 6 मेजर जनरल काम कर रहे होते हैं और हमारी कोर में अमूमन 3 मेजर जनरल होते हैं। अब तो ज्यादा हो गया बड़ा आमिर जो जैसा, इदारा है, अब ज्यादा हो गया, अब छः चले आप फिर सही कर दीजिएगा, और ज्यादा हो गए होंगे। तो मेरा अर्ज ये करना है कि वहां पर आप ये समझें कि जी सिर्फ वो जो आईएसआई चीफ है उसके आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है और एक इंस्टीट्यूशनल मतलब है काम करने का तरीकाकार होता है। तो उसमें ये अगर कोई भी आए और चला जाए, उससे वो इदारा जो है गैर मुस्तहकम नहीं होता, ना ही उसकी कारकर्दगी पे असर पड़ता है। जब भी आप देखेंगे एक तसलसल आपको नजर आता है, कोई भी है इदारे की स्ट्रेंथ ही इदारे की। अब इसको क्या मिला इस सारी एक्सरसाइज से, क्या फ़ायदा हुआ? और फिर ये जो प्रेस रिलीज़ है, ये क्या साबित करने के लिए थी कि जी हमारी रेट है, हम ऊपर है, और किसको साबित कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की थी, या वजीर आजम के जो सियासी काफिला है उसने जो बातें की थी वही बातें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो छिके या जो अल्फाज का चुनाव किया गया, इस्तेमाल किया गया है, उससे फेस सेविंग मिली है पीएम हाउस को और ग्रेट रिलीफ फॉर आवर एस्टैब्लिशमेंट। मुझे ये लगता है कि ये तनाज़ा वो तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। और खुद ये वजीर आजम हाउस ये पहले बताए कि इससे पहले जो जनरल फैज हमीद साहब थे, जनरल आसिम मुनीर साहब थे, उनकी आईएसआई की सरबराही की तकरीर के अंदर क्या ये सबरी गई थी, क्या ये बहस मुबाहिसा हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये तनाज़ा जो है उसने जो इदारे की साख है उसको मुतासिर किया है। जो एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब गवर्नमेंट, उसको भी कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचाई है। और उस अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं दरार बिल्कुल पड़ी है कि आप जो है वो 2018 के इंतखाबात से आपके हुकूमत की तश्कील में आपको सियासी मदद चाहिए हो, पीएमएलक्यू की मदद चाहिए हो, एफडीएम की मदद चाहिए हो, गवर्नेंस के मसाइल हो, इकॉनमी का मसला हो, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के कंधे जो हमने देखे पीएम हाउस की तरफ बढ़ते हुए, तो अब वो कंधों का इस्तेमाल जो है उसमें भी एक बहुत बहस तलब बात है कि क्या ये सारा बोझ उठाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ नहीं हासिल होगा। इससे किसी को ईगो को सेटिस्फेक्शन हो सकती है, किसी के मसाइल अगर जाती मसाइल हैं वो शायद उसको तस्कीन हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप थी और वन पेज का मंत्रा था, उसमें कहीं ना कहीं एक दरार पड़ी है जिसके हम मुस्तकबिल के अंदर मिसरात जरूर देखेंगे। मदर साहब, पहले तो आप क्या इत्तेफाक करते हैं कि फ़र्क आएगा रिलेशन के अंदर, दरार पड़ी है, और अगर दरार पड़ी है वाकई में तो क्या उसके जो असरात है वो किस तरह से मुरतब होंगे? जी, फ़र्क तो आ गया, बिल्कुल आ गया फ़र्क, और बड़ा वाज़ेह फ़र्क आया है। इसमें अपेरेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का अगर प्रेस रिलीज़ देखें तो प्रेस रिलीज़ अगर बहुत सिंपल सा होता कि जी डीजी आईएसआई का तकर्रुर हो गया जनरल नदीम का, दुरुस्त बात है, और जनरल फैज़ को एज ए कोर कमांडर पेशावर, तो ख़त्म हो जाती बात। वन लाइनर होना चाहिए था। उस प्रेस रिलीज़ को देखें तो उसमें जिस तरह अभी ओवैस कह रहे थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर की ईगो की सेटिस्फेक्शन वाली बातें दर्ज हैं। उसके अंदर ये दर्ज है कि प्राइम मिनिस्टर वो जो हैं वो तीनों जो उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यू की। अब ये लिखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, उसमें ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि जी ये जॉर्ज पूरी अगर आप प्रेस रिलीज उठाते हैं तो इसमें अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस रिलेशनशिप में बिल्कुल एक फ़र्क आएगा, और फ़र्क आ गया है। इमरान खान ने इस पूरे प्रोसेस में, इस 17-18 दिन में इमरान खान ने जो अगर कोई दो लोग
इससे मुतासर हुए हैं इस पूरी सिचुएशन से, वो एक वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरे जनरल फैज़। और ये लोग, क्योंकि जिस तरह भी ओवैस कह रहे थे कि जो इसी मौजूदा ही वज़ीर आज़म ने जो 2 DGISI की जो तकर्री हुई, उनका प्रेस रिलीज तो ISPR ने जारी किया था, और इस समरी का भी, इसमें कहाँ है प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर? इसमें तो सिग्नेचर जो हैं वो आजम खान के हैं जी, ऐसे इसमें वजीर आजम के सिग्नेचर तो नहीं है शामिल। और आजम खान जो हैं, जो वो हैं, उन्होंने इवन चीफ सेक्रेटरी वगैरह की जो वो होती है, वो कौन जारी करता है? तो ये अगर कैबिनेट का मसला था तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जारी होनी चाहिए थी समरी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अननेसेसरी, और इससे अब विद इन द रैंक्स क्या क्वेश्चन उठा। अच्छा, इमरान खान साहब के मिजाज के बारे में मदर साहब पहले नहीं लोग कहते थे कि जी एक मिनट जी एक मिनट जी जी मैं आपको बता, इमरान खान के इससे सवाल क्या उठा है, ठीक, और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि खुद सबसे ज्यादा जो इससे मुतासिर होंगे वो जनरल फैज होंगे और खुद इमरान खान होंगे। सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान क्यों एक शख्स पे इंसिस्ट कर रहे थे, क्यों उन्होंने ये क्वेश्चन पिछले DGISI की तकर्री के वक्त नहीं रेस किया, ठीक, या उससे पहले DGISI की तकर्री पे क्यों नहीं रेस किया उन्होंने? ये जो सूरत हाल है, इससे गैर जरूरी तौर पे इमरान खान ने अपने आप को उस लिहाज से बज़ाहिर लगता है, उनकी पर्सनैलिटी का वो क्या है जो क्रिकेट के ज़माने में कि जी सिलेक्शन कमेटी की बातों से अगर वो एग्री नहीं करते थे, और सिलेक्शन कमेटी कुछ खिलाड़ियों को इंक्लूड ऐसा करती थी जिससे इमरान खान नहीं चाहते थे, और इमरान खान कुछ लोगों को इंक्लूड करवाना चाहते थे तो इमरान खान इंक्लूड करवा लेते थे। टीम वही खेलती थी जो इमरान खान चाहते थे। लेकिन ये क्रिकेट नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में भी एक बहुत ही आप सेंसिटिव उसमें, बिल्कुल इसी तरीके से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान डेस्क को देख ले कि अफगानिस्तान डेस्क जो है वो एक DG के जाने से क्या तब्दील हो जाता है। ठीक बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इशू सामने लाया गया और फिर इसको इतना पब्लिक डिबेट बनाया गया, और उन पॉइंट्स को पब्लिक डिबेट बनाया गया जो वजीर आजम जो है वो खुद चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल में कि उस रिलेशनशिप में जो शायद आज से 2 साल पहले थी, उस रिलेशनशिप में यकीनन ये तकर्री होने के बावजूद भी उस रिलेशनशिप में एक अनईजीनेस आ गई है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं शायद नजर आएगा जो कॉन्फिडेंस शायद आज से हम 1-1.5 साल पहले देखते थे। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान है, वो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इनका मलबा हम पे गिर रहा है, और ये कहते हैं जी कर सब कुछ ये रहे और बुराई हम पे आ रही है। तो ये जो सिचुएशन है, इसका क्या? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, आप सर जो बात है ना, जो बंद कमरे में होनी चाहिए थी, जो आपका एक पेज का मंत्र था, वो आपने सारा तहस कर दिया है सारे मामले में इस तरह देना, वो भी ऐसे मौके पे जब इंटरनेशनली आपको स्केप वोटिंग हो रही है। मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, हाफिज तारिक साहब, देखिए, ये अगर बात कर रहे होते वज़ीर आज़म हाउस से, ये बात आ रही होती है हुकूमत की तरफ से कि जी हमें आइंदा हमें अब इसका एक मैकेनिज्म बनाना है और उसका मैकेनिज्म ये होना है, तो फिर भी बात समझ में आती है कि जी आप एक तामीरी काम कर रहे हैं। आप अगर ये बहस कर रहे होते कि जी जो भुट्टो साहब के जमाने में एक सियासी रोल दिया था इस एजेंसी को, उसको हम रिव्यू करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात करते हैं कि क्या इस वक्त जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसमें हमें इसको किस तरह आगे पीछे करना है, वो भी बात समझ में आती है कि चले आप एक हेल्दी एक एक्सरसाइज करें। ये तो बिल्कुल समझ से बालातर है कि ऐसे मौके पे, नाजुक मौके पे, क्रूशियल मौके पर आप इस तरह की पर्सन स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक चीज जो है ना वो हुई है, बाकी तो और कुछ भी नहीं निकला इसके अंदर से। एक तो देखिए, ये जो इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो पर्सन स्पेसिफिक जो हुई है ना, वो एक मेरे ख्याल में, मैं अगर वो लफ्ज इस्तेमाल करूं, आई पर्सनली थिंक दैट इज डैमेजिंग, एंड दैट इज डैमेजिंग फॉर ऑल द रैंक्स एंड फाइल्स के। यार ये क्या है भाई, ये क्यों इस तरह का है? क्योंकि एक पूरा प्रोसेस के जरिए आ गया थे, ठीक है, उनके रोल से बाजी के अंदर जो भी रहा है वो एक अलग बहस है। लेकिन मुझे हाफिज तारिक साहब अब ये लगता है कि अगर हम इसको आपकी जो बहस है
अगर उसको मैं एक नए जाविये से देखना चाहूँ कि इस वक्त अपोजिशन को एक मौका मिल गया, जो दरार डालना चाह रहे थे वो एक टू क्रिएट अ वेज बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब की हुकूमत, वो उन्हें एक मौका मिल गया। उन्होंने तो अब देर आप ही नहीं लगाई देखते हैं दूसरी तरफ खड़े होने में, वो ऐसे सपोर्टिव बयान आने लग गए कि एक मौका ये मिल गया। दूसरा जो मुझे लगता है जी कि आने वाले उसमें सियासी जो मुश्किलात होंगी, वो एक पैगाम ये होगा कि भाई ये मसले आपके हैं, अब आप हल करें। ठीक। बलूचिस्तान का मसला जो तरह हुआ है, जिस तरह आगे मसाइल करवटें लेंगे, अपना बोझ तो आप वो उठा लें, मसाइल खुद आप हमने खुद बहुत हल उठा करें। लिया। हमारी तरफ जब न डालें। ठीक, मैंने एक वक्फा लेना है, वैसा वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी जो डिबेट है उसको कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, लास्ट सेगमेंट है। मदर साहब, ये जो सऊदी इमदाद 4.2 बिलियन की कितना रिलीफ होगा हुकूमत के लिए, और फिर आज कह दिया ये तो 3.2% के जो है वो कर्ज है, मतलब 3.2% पे आपने सूद के तहत ये पेमेंट करनी है। देखिए तारिक, इससे पहले इसका जवाब देने से पहले जो जैसे उवैस बात कह रहे थे ना, देखिए इसमें एक और चीज़ जो बहुत डैमेजिंग हुई है और पिछले कई सालों से ये चीज़ डैमेज हो रही है, वो ये कि हमने इस अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में ये एक सिविलियन गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रही है कि जी अफ़गानिस्तान की इस पॉलिसी को तो ISI लेके चल रही है, और DGISI अफ़गानिस्तान की वजह से DGISI की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान की वजह से ये उसमें इसका मैसेज दुनिया में आप क्या दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें तो बहुत खामोशी से होती हैं, और वैसे भी DGISI का रोल जो है वो आप कभी भी इतनी पब्लिक डिबेट में लाते ही नहीं हैं। एक ज़माना तो था कि DGISI की खबर या उनकी तस्वीर जो है वो मना कर दी जाती थी कि नहीं जाएगी। नाम भी लोग जो है ना वो आम आदमी जानते नहीं थे। हाँ, आम आदमी नाम नहीं जानते। अब अब सूरत हाल ये मदर अब साहब के हम- ठेले वाले से पूछे, उसे SHO का नाम नहीं पता होता, DGISI का नाम पता होता है। DGISI, और हम बाकायदा तस्वीर में दिखाते हैं, हमने एक तरीके की अनडिक्लेयर्ड ट्रॉयका बना दी है जिसको हम बड़े फख्र। तो ये चीज़ें, ये ऑप्टिक्स जो हैं, ये हर तरीके से किसी भी तरीके से जो है ना मैं समझता हूँ मुल्की मफाद में है, ना कौमी सलामती की मफाद में है, ना हम जिस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं उसके मफाद में कि आप उसमें इस तरीके का, इससे नज़र ये आता है कि गवर्नमेंट फिर अमरीकी कहते हैं ना, या दूसरे लोग ये कहते हैं ना कि जी किससे बात करनी चाहिए, जब ये जो चीज़ आती है वो उसी वजह से आती है। तो मेरा ख्याल है ये सोचना चाहिए। बाकी देखिए ज़रूर एक रिलीफ ज़रूर मिला है सऊदी अरब की तरफ से जो है वो इमदाद मिलने, लेकिन ये वो रिलीफ नहीं है, इसके आपसे टेम्प्रेरी तो आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा जो इस वक्त सिचुएशन है डॉलर्स की, लेकिन ये अगेन हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। अगेन इस चीज़ों से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वक्ती तौर पे तो चीज़ें रुक जाएंगी, वक्ती तौर पे डॉलर भी नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाने की खबरें आ रही हैं, मज़ीद महंगा, बिजली की कीमतें ऊपर जाने की वो आ रही है, गैस की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, तो उससे ज़ाहिर है आपकी इंडस्ट्री पे भी असर पड़ेगा, एक आम आदमी पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो महंगाई को रोकने के लिए जो है मेरा ख्याल है इक़दामात अभी मुझे कम से कम ग्राउंड पे तो नहीं नज़र आते। आमिर साहब, 5 वज़ीर ख़जाना तब्दील, आपके बड़े महबूब स्टेट बैंक के गवर्नर जो कहते हैं डॉलर जो है वो ऊपर जाता है तो फ़ायदा हो जाता है लोगों को, ये फेलियर है इमरान खान साहब की जो इकोनॉमी की टीम है, बार बार खिलाड़ी तब्दील करते हैं, निकलता कुछ नहीं है। बात ही कि इमरान खान साहब के पास जो है वो कोई इकोनॉमिक टीम नहीं है। असद उमर इनके जो ओपनिंग बैट्समैन आए थे वो शुरू में हिट विकेट आउट हो गए, उनको करा दिया गया हिट विकेट आउट। अच्छा, अब याद करें उस जमाने में बड़ी जबरदस्त शिद्दत के साथ बहस चली थी कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए 22वें 23वें प्रोग्राम के लिए, नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे जो पाकिस्तान में जिनकी जड़ें हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जी जियो पॉलिटिक्स क्योंकि बदल गया है, तुम्हें बड़ी जालिमाना किस्म की शराइत जो है वो IMF की तरफ से हम पे मुसल्लत की जाएंगी। और फिर उस पर सितम ये हुआ कि माजी में अगर हम जैसे स्टेट बैंक जो मतलब है आपके भी पसंदीदा हैं गवर्नर रजा बाकर साहब, अगर आप उनकी बात करें तो माजी में जब आया करते थे हमारे पास मतलब IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अदर मल्टीलैटरल एजेंसी से, तो बड़े सीनियर लेवल के जो पाकिस्तानी हुआ करते थे वो आया करते थे। ये बेचारे मतलब है इजिप्ट के अंदर कंट्री हेड थे, वो जैसे IMF का कोई कंट्री हेड पाकिस्तान में भी है,
उसको आपने मतलब सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आके लगा दिया। और अब हुआ ये कि जब आप आईएमएफ से निगोशिएट करते हो तो एक तो उनकी टीम सामने बैठी होती है और एक टेबल के इधर भी बैठी होती है, क्योंकि रजा बाकर साहब क्योंकि निस्बतन नौजवान है, इशरत हुसैन साहब की तरह रिटायर नहीं होने जा रही है, तो ये जाके दोबारा इनको उसी किस्म के इदारों में नौकरी करनी है और जाहिर नौकरी लेनी है, तो इनकी जो लॉयल्टीज हैं तो वो क्वेश्चनेबल हैं। और उसके बाद जो भी इन्होंने अमली इकदाम किया, आप तो मतलब है हम लोग सब बहस कर रहे हैं कि जी लंदन में क्या बयान दिया, वो तो एक स्लिप ऑफ टंग था। असल जो इन्होंने अमली इकदाम करके पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है, वो हाई इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करें 13.25 पे रखा एक बहुत तवील अरसे तक। रुपया जो था उस वक्त वो उसको जो है उस रेट को वो इन्फ्लेशन के साथ मैच करते थे, उस वक्त वो जस्टिफिकेशन देते थे जी रखा हुआ इस वजह से कि इन्फ्लेशन, वो भी गलत जी, वो भी गलत एक तस्वुर था इकोनॉमी का। तो एक इन्होंने डॉलर को 121 से लेकर वो 51 पे लाया और अब एक झटके में दोबारा वो मतलब रिकॉर्ड हाई है आज। ठीक है, थोड़ा सा रिगेन हुआ, लेकिन ये हो गया कि 10 कदम पीछे हटकर आपने आधा कदम आगे ले लिया। तो इमरान खान का जो पहला करेक्टिव मेजर होगा वो ये होगा कि जी इस किस्म के जो इकोनॉमिक हिटमैन मुसल्लत हो गए उनकी टीम के साथ, उनसे छुटकारा हासिल करें, उसके बगैर काम नहीं होगा। और पाकिस्तान के माशी बुरान का एक आप जब तक लोकल हल तलाश नहीं करेंगे, वो वर्ल्ड बैंक नहीं दे सकता, आईएमएफ नहीं दे सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो एक कहते हैं बैनुल अक़वामी साम्राज्यी निजाम है, ये उसी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उस सरमायादाराना निजाम के, जिसमें जाहिर है कि वो आज अवैस साहब आपका कमेंट ये आईएमएफ के साथ जो मामलात हमारे चल रहे हैं, कहते हैं बहुत और मजीद सख्त शराइतें हैं, शौकत साहब ने कहा मैं बता भी नहीं सकता, और फिर ये सऊदी एड कितना फ़र्क पड़ेगा। मदर साहब कहते हैं वक्ती रिलीफ तो होगा, लेकिन ओवरऑल जब तक आप स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे तो और तबाही है। देखिए आबिद साहब, ये तो बात इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो कितनी बुरी हालत में है, और ये भी बात गलत नहीं होगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत पे सारा बोझ डाल दिया जाए कि सब इन्होंने ही खराबी की है पाकिस्तान की मईशत की। वो भी गलत बात है। चाहे इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत, शौकत तरीन साहब का किरदार, और उसके बाद जो है नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब का किरदार, जो भी सारी हुकूमतें जो है वो इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए हमारे मुल्क के अंदर आपके साथ जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनेंगी और ग्रास रूट लेवल पे नहीं बनेंगी, तो उस वक्त तक ये मईशत कैसे, आप मॉर्गेज करवा लें, आप आईएमएफ के से पैसा ले लें इंटरेस्ट पे, चाइना से पैसे ले लें, आप सऊदी अरब से पैसे ले लें, इस तरह तो आपकी मईशत आगे नहीं होगी। तो हम इमरान खान साहब की हुकूमत से ये चाह रहे थे, इस हुकूमत से जो वादे कर रहे थे, जो ये जिन प्रोमिसेस पे आए थे कि हम बुनियादी इस्लाहात करेंगे। अरे 137 रुपए लीटर पेट्रोल भी कर दिया आपने, 180 रुपए के करीब डॉलर भी हो गया, 178 रुपए, और फिर अब बुनियादी इस्लाहात भी गायब हो गई। ना सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स हुई, ना लोकल बॉडीज सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स हुई, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुई। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर ऑल इज नॉट वेल इन योर ओन हाउस। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 1.5 साल है, अब या तो आगे चला जाए या पीछे का जो है वो बोझ जो है, तो अपोजिशन ने शुरू कर दिया पुराना पाकिस्तान वापस दे दें। मदर साहब लास्ट अगर शॉर्टली कंक्लूड कर दें कि ये जो महंगाई का तूफान है, ये चीज़ें हैं, ये सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ और इमरान खान के खिलाफ एक भरपूर एंगर की सूरत में आपको रोडों पे कन्वर्ट होता नजर आता है और अपोजिशन उसको मटेरियलाइज कर सकती है? मेरा ख्याल है एंगर तो है, लेकिन एंगर वो मटेरियलाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा उस पर आई हैव माई डाउट्स, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है इसलिए कि इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं। ऐन मुमकिन है कि अब इमरान खान को जो 2018 में वोट पड़ा था वो तो इसलिए पड़ा था कि जी अनटेस्टेड हैं, इसलिए पड़ा था कि जी बाकी दो को हमने टेस्ट कर लिया अब इमरान। लेकिन आज अब जब लोग गौर करेंगे तो लोग ये होंगे, इनसे तो मायूस होंगे। इस एंगर को मदर साहब जो अवैस साहब ने कहा कि सियासी बोझ खुद उठाएं, उसके तनाजुर में देखें तो क्या नजर आता है? देखिए बहुत से लोग मायूस होके दोबारा पोलिंग स्टेशन नहीं जाएंगे, ठीक, और बहुत से लोग जो हैं हो सकता है कि वो वापस जो है वो नून की तरफ देखें, क्योंकि ज़ाहिर है और सियासी जमा ऑप्शंस तो आपके पास है नहीं, पंजाब में है। लेकिन मुझे एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो शायद मायूस होते हुए ऐन मुमकिन है कि अगली मरतबा वोट डालने ना जाएं। ठीक, मदर अब्बास साहब, अवैस तोई साहब, आमिर ज़िया साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।